बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड नीट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे MGT 211 क्विज नंबर 4 की, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी MCQ आपसे स्किप ना हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दफा हमारे चैनल को जाके विजिट कर ले। हमारे चैनल पर आपके साथ ना सिर्फ व्यू की लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ असाइनमेंट, जीडीबी सोल्यूशन, क्विजेस के क्वेश्चंस और पेपर की रिव्यूज भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आते हो तो आपके लिए पाक फिजियो 1 और ISL 202 के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इनके चैप्टर वाइज MCQs भी शेयर किए गए हैं, जो कि पास पेपर से लेके बनाए गए हैं। अगर आप पोस्ट सेक्शन में आते हैं, आपके लिए पोल्स भी बनाए गए हैं और ये पोल्स जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। यही पोल्स अगर आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इजिली आप इन MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने LMS हैंडल करवाना हो, असाइनमेंट बनवानी हो, GDB बनवानी हो या पूरा का पूरा LMS हैंडल करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। और एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हम आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज को सेपरेटली गाइड किया जाता है। दोनों को इसलिए अलग गाइड किया जाता है ताकि सब जो है कंफर्टेबल फील करे। सब दोनों के लिए अलग ग्रुप बनाए गए हैं। आपको डेली वाइज टास्क दिए जाता है, टास्क को आपने कंप्लीट करना होता है। टास्क में जो भी मिस्टेक होती है उसके मुताबिक आपको गाइड किया जाता है और आपके साथ चीजें शेयर की जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस मार्केटिंग मिक्स के जरिए ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को ये कन्विंस करती है कि वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदे। इसके हमारे पास राइट आंसर है प्रमोशन, यानी प्रमोशन में हमारे पास होता है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे एक्सपेक्टेशन जो ये बताते हैं कि प्राइस का क्या रोल है कंपनी के मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लान में, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर क्यों है कि जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का इंट्रोडक्शन स्टेज होता है तो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और इसके अलावा क्या होता है? इसमें ये होता है कि प्रॉफिट जो वो बहुत कम होता है। सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रॉफिट जो वो मिनिमल होता है। आगे है कि ABC इंडस्ट्री ये एवेलुएट करती है कि क्या हमारा न्यू प्रोडक्ट हमें सही से प्रॉफिट देगा और ये आइडिया जो है वर्केबल होगा या नहीं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडिया स्क्रीनिंग, यानी डी इज द राइट आंसर। आगे है कि प्रोडक्ट जो है क्या हो सकता है? प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी होता है, यानी टेंजिबल जिसको हम टच भी कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम टच ना भी कर सकते, वो भी जैसे कि पोस्टर्स अलग लगे होते हैं, किसी प्रोडक्ट की पिक्चर लगी हो तो वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट जो आप सेल करने के लिए आप बनाते हैं उसको भी हम इसमें आ जाता है। तो डी हमारे पास राइट आंसर है, कि यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सुपर एशिया वॉशिंग मशीन बाइक्स, AC और रेफ्रिजरेटर्स बनाता है। इस तरह के वेराइटी को हम क्या कहते होते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स, यानी सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर क्यों है कि किस टाइप के रिटेलर प्रोडक्ट लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं? प्रोडक्ट लाइन रिटेलर करते होते हैं। डी हमारे पास इसका राइट आंसर है। अच्छा, आगे है कि एक कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस कब स्टार्ट करता है? जब मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग स्टिमुली और बाय का बिहेवियर जो है ना वो फेवरेबल होता है, तब। बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट आंसर क्यों है? वो कह रहा है कि शिराज बेवरेज ने एक न्यू सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की है। एग्जाम के दिनों में उन्होंने शादमान कैंपस लाहौर में व्यू स्टूडेंट्स को फ्री ड्रिंक जो है वो उन्होंने दी। इस एक्टिविटी को हम क्या कहते होते हैं? इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, यानी कि हमारे पास सी राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस स्टेज में मार्केट में बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और सेल जो है वो काफी लो होती है? ये होता है इंट्रोडक्शन में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। जब आप प्रोडक्ट को नया नया बना रहे होते हो, सॉरी बना के लॉन्च कर रहे होते हो। नेक्स्ट आंसर क्यों है कि अवैस ने रावी शूज स्टोर से शूज खरीदे। 4 महीने बाद उसने एवोल्युएट किया कि शूज की क्वालिटी लो है और अब ज्यादा वो यूज नहीं हो सकते, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगली दफा जो है वो किसी और शॉप से खरीदेगा। उसका ये बिहेवियर किस कैटेगरी में आता है? ये आता है पोस्ट परचेज डिसीजन में, यानी हमारे पास डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर क्यों है कि
परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी किस कैटेगरी में आती है? फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ऐसी चीज जो एक या चंद ही यूजेस में वो कंज्यूम हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है हमारे पास। अच्छा जी, आगे है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोडक्ट का रास्ता जो वो दिखाता होता है कि एक प्रोड्यूसर से लेकर कहां तक? कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर से लेकर कहां तक? कंज्यूमर तक। बी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्काउंट प्राइस ऑफर करती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस्काउंट हाउसेस। बी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि शिराज बेवरेज ने अपनी सॉफ्ट ड्रिंक जो वो मार्केट में सेल की और वो बेचता होता है उसको, और उसकी एडवर्टाइजिंग भी करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन। बी हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा जी, आगे है कि जब बीच में सिर्फ कुछ ही इंटरमीडिएरिटीज होती हैं तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यूज होती है? सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जो वो यूज की जाती है। सी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। आगे है कि जब इंटरमीडिएरीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाती है? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। ए जो है हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक इंपॉर्टेंट और अर्जेंट पार्सल जो वो ईरान अगर उसने भेजना हो तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो वो यूज करेगा उसके लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा? बाय एयर, यानी कि सी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। देन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने भी चैनल यूज करती है उन सब का कम्बिनेशन मिक्स क्या उसका जो कम्बिनेशन उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। डी जो है हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रॉफिट को जब मैक्सिमाइज किया जा सके। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, जिस स्टेटमेंट को उसने चेंज किया है। नेक्स्ट है कि जब बीच में सिर्फ कुछ ही इंटरमीडिएरिटीज होती हैं तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यूज की जाती है? सेलेक्टिव, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। बी हमारे पास इसका राइट आंसर है। उसके बाद है कि नीचे जो उसने ऑप्शंस दी हैं उसमें से कौन सा पॉइंट ये शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना तो प्रॉफिट में है और ना ही लॉस में? ब्रेक इवन पॉइंट जो वो इसमें शो करता है। ए जो हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के स्टेज पर कौन सी टेक्निक जो है अप्लाई की जाती है? फोकस ग्रुप। सी जो है हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद है कि अगर किसी फर्म के पास जो है वो ज्यादा कंपटीशन नहीं होता तो वो अपने कस्टमर को लूज किए बगैर जो है हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। इसका हमारे पास राइट आंसर क्या है? कंपटीशन। बी जो हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस इनिशियल स्टेज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग, यानी कि डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जब इंटरमीडिएरिटीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। ए हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है कि अवैस ने रावी शूज स्टोर से शूज जो वो लिए, 4 महीने बाद उसने एवेलुएट किया कि शूज की क्वालिटी जो वो अच्छी नहीं है और अब उसको यूज नहीं कर सकता, तो उसने ये डिसाइड किया कि अगले जो है परचेज जो वो किसी और शॉप से करेगा। उसका ये बिहेवियर किस कैटेगरी में आता है? ये आता है पोस्ट परचेज डिसीजन में, यानी डी हमारे पास राइट आंसर है और ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि ऐसी गुड सर्विस या आइडिया जो टेंजिबल और इनटेंजिबल फीचर्स का कॉम्बिनेशन हो और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी बी हमारे पास राइट आंसर है। तो आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि वो जो यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज बता रही हूँ इसका स्टेटमेंट थोड़ा बहुत उसको चेंज करके दे सकते हैं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ है, जिस स्टेटमेंट जो है वो चेंज की गई है। नेक्स्ट है कि रिमशा ईद के फेस्टिवल के लिए ज्वेलरी लेना चाहती है। वो अलग अलग ज्वेलर शॉप से प्राइस जो है और क्वालिटी कंपेयर करने के बाद जो कोई प्रोडक्ट जो वो परचेज करती है, तो उसने किस टाइप का कंज्यूमर जो वो गुड जो वो खरीदा? इसने खरीदा शॉपिंग गुड्स, यानी कि ए हमारे पास राइट आंसर है।
अच्छा, नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स जो है मार्केट में आते होते हैं, ग्रोथ में आते हैं, ग्रोथ स्टेज में हमारे पास आते हैं। सी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के सोर्सेज दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वो दो कैटेगरीज कौन सी होती हैं? एक होती है एक्सटर्नल सोर्सेज और दूसरी होती है इंटरनल सोर्सेज। ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक कंज्यूमर की नीड तभी वो मोटिव में कन्वर्ट होती है जब कौन सी कंडीशन जो वो हो। तो इसका हमारे पास डी जो है वो राइट आंसर है, जब नीड जो है इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मोटिव बन जाए, यानी डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस ये सब किस चीज के पार्ट्स हैं? ये बिजनेस प्लान के पार्ट्स है। सी हमारे पास राइट आंसर है। आगे है कि वो स्टडी जिसमें ये देखा जाता है कि लोग लोग जो है क्या डिसीजन प्रोसेस यूज करते हैं किसी चीज को खरीदने में, या कोई चीज आप खरीदते हो तो क्या डिसीजन प्रोसेस वो यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक इंपॉर्टेंट और एक अर्जेंट पार्सल ईरान जो वो भेजना हो तो सबसे सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होगा? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट हुआ और इसका राइट आंसर है डी, यानी कि बाय एयर। नेक्स्ट है कि अवैस ने रावी शूज स्टोर से जो शूज लिए 4 महीने बाद उसको वो एवेलुएट करता है कि शूज की क्वालिटी वो बताता होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो यहाँ से जो है नहीं शूज है वो नहीं खरीदेगा, आगे कोई भी प्रोडक्ट लेगा तो वो यहाँ से नहीं करेगा। तो ये कौन सा बिहेवियर जो है उसने यूज किया, किस कैटेगरी में ये आता है? ये आता है पोस्ट परचेज डिसीजन में, यानी सी हमारे पास राइट आंसर है और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज की कॉस्ट जो है किस कैटेगरी में आती है? फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। सी हमारे पास राइट आंसर है और ये भी रिपीट हुआ है। देन एमसीक्यू है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इंट्रोडक्शन स्टेज में जो है सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और क्या होता है? इससे ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट जो हमारा बहुत कम हो जाता है। इसमें बी राइट आंसर है कि प्रॉफिट जो है मिनिमल होता है हमारे पास। बी राइट आंसर है। अच्छा, जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू में अपने प्रोडक्ट की प्राइस लो रखती है ताकि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो, तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी कि बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के स्टेज पर कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की जाती है? फोकस ग्रुप। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि जब इंटरमीडिएरीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यूज की जाती है? इसमें की जाती है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ए जो हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में मार्केट में सिर्फ कुछ ही मैन्युफैक्चर होते हैं और सेल जो है वो बहुत ज्यादा लो होती है? इंट्रोडक्शन में। बी हमारे पास राइट आंसर और ये रिपीट हुआ है। देन है कि कौन से रिटेलर्स प्रोडक्ट लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते होते हैं? प्रोडक्ट लाइन रिटेलर, यानी सी जो हमारे पास राइट आंसर और ये भी रिपीट हुआ है, जस्ट ऑप्शंस को उन्होंने आगे पीछे किया है। उसके बाद है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई पार्सल है, अर्जेंट पार्सल है, उसको वो पार्सल कराना हो ईरान, तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो वो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा और वो यूज करेगा? बाय एयर्स, यानी कि सी हमारे पास राइट आंसर और ये भी रिपीट हुआ है। तो जितने भी रिपीट हो रहे हैं आप लोगों ने कोई भी इसमें स्किप नहीं करना, ये मस्ट रिपीट हो आपके पेपर में आएंगे। अच्छा, उसके बाद है कि अगर एक मार्केट रिसर्चर ये जानना चाहता है कि मंडे को सुबह 8 से 9 बजे तक जिना एवेन्यू इस्लामाबाद से कितनी सुजुकी मेहरान कार जो वो गुजरती है, तो वो अपना ऑब्जेक्टिव किस टेक्निक से वो अचीव कर सकता है? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में, यानी जहाँ पे वो ऑब्जर्व करता होता चीजों को। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है? इंटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, और वो जिसको जो आप सेल करने के लिए ऑफर करते होते हो, यानी सी हमारे पास राइट आंसर है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सी हमारे पास राइट आंसर और ये रिपीट हुआ है। देन है कि एबीसी इंडस्ट्री ये एवेलुएट करती है कि क्या हमारा न्यू प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर प्रॉफिट दे सकता है और ये आइडिया जो वर्केबल होगा या नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडिया स्क्रीनिंग, यानी बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है और ये भी रिपीट हुआ है।
देन है कि जो उसने ऑप्शंस दिए इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेज प्रोडक्ट का लास्ट स्टेज माना जाता है जहां पे प्रोडक्ट जो है मार्केट से डिसअपियर होने लगता है, डिक्लाइन स्टेज, यानी कि डी हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद है कि मार्केटिंग मिक्स के किस पार्ट में सेलर को अपने गुड्स और सर्विसेज के बदले में वैल्यू जो है वो रिसीव होती है, प्राइस में। सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक कंज्यूमर की नीड उस वक्त जो है वो मोटिव बन जाती है जब कौन सी कंडीशन आपकी हो, तो इसमें हमारे पास सी राइट आंसर है कि द नीड इज अराउज्ड टू अ सफिशिएंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी, और ये हमारे पास रिपीट हुआ है। देन है कि ऐसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा पावर रखती हो, उससे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चैनल लीडरशिप। डी जो हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है कि एक ऐसी शॉप जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बिल्कुल पास हो और वहां ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट जो वो डायरेक्टली सेल किए जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट, यानी कि सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे क्यों है कि नीचे जो उसने ऑप्शन दिए इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स में से कौन सा मेथड जो वो बेस्ट माना जाता है जब कंपनी अपना प्रोडक्ट जो वो डायरेक्टली कस्टमर तक जो पहुंचाती है, उसको सेल करती होती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। अच्छा, अगेन हमारे पास ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है कि प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू है हमारे पास, ए जो है वो करेक्ट है। देन है कि अगर किसी फर्म के पास ज्यादा कंपटीशन नहीं हो तो वो अपने कस्टमर्स को लूज के बगैर जो है हाई प्राइस चार्ज कर सकता है। ये कहां पे होता है? कंपटीशन। ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर है, ये भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट आंसर क्यों है कि एक फर्म के लिए पैसा हासिल करना और उससे इन्वेस्ट करना किस फंक्शन के थ्रू जो वो डिटरमाइन होता है? फाइनेंस फंक्शन में, यानी कि ए हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में मार्केटर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट में नए इन्वेंशंस लाते हैं ताकि उनकी जो सेल्स है वो हाई बनी रहे? डिक्लाइन के स्टेज में, यानी कि जो लास्ट स्टेज होता है ना प्रोडक्ट का, उसमें करते हैं। तो ये डी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। देन है हमारे पास के वो स्पेसिफिक मेथड जिसे कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट को सेल और डिलीवर करने के लिए कस्टमर्स तक, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डी जो हमारे पास जो वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि वो स्टडी जिसमें ये देखा जाता है कि लोग किस प्रोसेस से डिसाइड करते हैं कोई भी चीज खरीदना, कि हमने कोई चीज जो है वो लेनी भी है या नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। डी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि जो उसने ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो ये शो करता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना प्रॉफिट में है और ना ही लॉस में? डी हमारे पास जो वो राइट आंसर है कि ब्रेक इवन पॉइंट, और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि वो पैसा या कोई और कंसिडरेशन जो किसी गुड या सर्विस के यूज या ऑनरशिप के बदले में दिया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राइस। बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जब प्रोडक्ट की प्राइस इनिशियल स्टेज पर मार्केट में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। सी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है, और ये भी रिपीट हुआ है। तो रिपीट एमसीक्यूज को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। जब आप हैंडआउट्स रीड आउट कर लेंगे ना, तो इस वीडियो को आप लोगों ने 2 से 3 दफा लाजमी वॉच करना है ताकि एमसीक्यूज आपको अच्छे से याद हो जाए, और ये आपके पेपर में रिपीट होंगे, तो कोई भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। देन है कि रिसर्च के किस मेथड में एक मीडिएटर की जरूरत होती है जो मॉनिटर करे, कंट्रोल करे और सब जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करे? फोकस ग्रुप में होता है। ए हमारे पास जो वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि नए और रिवाइज किए गए जो जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड जो वो यूज किया जाता है? मार्केटिंग रिसर्च। सी हमारे पास राइट आंसर है। एबीसी इंडस्ट्री एवेलुएट करती है कि क्या हमारा ये नया प्रोडक्ट जो वो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, और क्या ये हमारा आइडिया जो है वर्केबल है या नहीं है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडिया स्क्रीनिंग, यानी डी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि
ऐसी एक्सपेक्टेशन जो प्राइस का रोल जो वो डिफाइन करती हैं एक फर्म के मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक प्लान्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। डी हमारे पास राइट आंसर है। आगे है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में प्रोडक्ट की सेल्स है वो बढ़ती है और लेकिन जो कंपटीशन है वो लो होता है। ये किस स्टेज में होता है? ये ग्रोथ स्टेज में होता है। सो सी इज द राइट आंसर। आगे है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट में नए इनोवेशंस लाते हैं ताकि उनकी सेल्स है वो हाई रहे, वो कम ना हो। ये किस स्टेज में होता है? ये लास्ट स्टेज में होता है प्रोडक्ट के जो लास्ट स्टेज होता है डिक्लाइन, जिसको हम कहते हैं डिक्लाइन स्टेज। तो ये डिक्लाइन स्टेज में होता है, तो इसका सी राइट आंसर है और ये रिपीट हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट है कि जब बीच में सिर्फ कुछ ही इंटरमीडिएरिटीज होती हैं तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यूज की जाती है? सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। बी हमारे पास राइट आंसर है और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू में अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस जो वो लो रखती है ताकि कस्टमर जो वो अट्रैक्ट हो सके, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। डी इसका राइट आंसर है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इंट्रोडक्शन स्टेज में सेल्स जो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और इसके अलावा क्या होता है, इसमें ये होता है कि प्रॉफिट जो वो मिनिमल होता है, प्रॉफिट इसका इतना नहीं होता। सो ए इज द राइट आंसर और ये भी हमारे पास अगेन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि नए और रिवाइज की जितनी भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? मार्केटिंग रिसर्च का। ए हमारे पास राइट आंसर है और ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करता है कि एक नया प्रोडक्ट किन स्टेज से वो गुजरता है, लेकिन किस जगह पे? मार्केट प्लेस। डी हमारे पास जो वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में जितने भी चैनल्स यूज करती है उन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स कहलाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ऐसी आइटम जो सिर्फ एक या चंद ही यूज में वो कंज्यूम हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम कहते हैं। सी इसका राइट आंसर है और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी किस कैटेगरी में आती है? फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। डी इसका राइट आंसर है। तो ये जितनी भी एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं आप लोगों ने स्किप नहीं करने, आपके पेपर में आएंगे। मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों ने वीडियो को 2 से 3 दफा वॉच करना ताकि आप लोग अच्छे से एमसीक्यू जो वो याद हो जाए। नेक्स्ट है कि ऐसी शॉप जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बिल्कुल पास होती है जहां उसके प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली सेल किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है कि वो स्टडी जिसमें ये देखा जाता है कि लोग किस प्रोसेस से वो डिसाइड करते हैं कि हमें कोई चीज है वो परचेज करनी है या नहीं करनी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। बी हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है कि मार्केटिंग मिक्स के किस पार्ट में सेलर अपनी गुड्स है वो और सर्विस के बदले में वैल्यू रिसीव करता है? प्राइस। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि क्वालिटेटिव रिसर्च एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जो कंज्यूमर के एटीट्यूड, मोटिवेशन और बिहेवियर को समझने के लिए की जाती है। इस तरह के रिसर्च हासिल करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? इसमें ये जितनी भी टेक्निक्स है ना कि 1-to-1 इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, ये सारी की जाती है, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारे पास जो वो करेक्ट आंसर है। 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक फर्म के लिए फंड्स हासिल करना और उन्हें इन्वेस्ट करना किस फंक्शन के जरिए डिटरमाइन होता है? ये होता है फाइनेंस फंक्शन में। ए हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जब इंटरमीडिएट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी वो यूज की जाती है? इसमें हमारे पास यूज की जाती है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। सी इसका राइट आंसर है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में सेल्स जो है वो हाईएस्ट लेवल पर होती है लेकिन हर यूनिट का प्रॉफिट जो वो कम हो जाता है? ये मेच्योरिटी स्टेज में होता है। बी हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है कि ऐसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा पावर रखती है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चैनल लीडरशिप। ए हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अवैस ने रावी शूज स्टोर से जो वो शूज लिए और 4 महीने बाद जो वो उसको शूज की क्वालिटी के बारे में कहता है कि ये इतनी लो है, अब मुझके जो यूज करने के काबिल नहीं है, तो अब वो डिसाइड ये करता है कि उसने अब उस शॉप से जो वो कुछ भी वो नहीं खरीदेगा। तो ये किस टाइप का बिहेवियर है, किस कैटेगरी में आता है? ये आता है पोस्ट परचेज डिसीजन में। ए हमारे पास राइट आंसर है और ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। तो आपके कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी आते हैं, आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है। सिर्फ ये नहीं कि हैंडआउट में जो एग्जैक्ट
स्टेटमेंट है उसके ऊपर फोकस करना है, नहीं जितने भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज उसको भी आप लोगों ने देखना है, लाजमी करना है। आप लोगों ने कंसेप्ट को अच्छे से अपने क्लियर करना है। नेक्स्ट है कि एक कंज्यूमर तब बाइंग डिसीजन प्रोसेस स्टार्ट करता है जब क्या हो, जब मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग स्टिमुली के साथ बायर की कैरेक्टर्स भी जो है, कैरेक्टर्स जितने भी है वो फेवरेबल हो। तो डी हमारे पास राइट आंसर है, और ये भी रिपीट हुआ जिस स्टेटमेंट को उसने थोड़ा बहुत चेंज किया है। नेक्स्ट है कि कंज्यूमर गुड्स किसके जरिए खरीद जाती हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर्स के थ्रू। तो सी हमारे पास राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद है कि एक कम्बिनेशन होता है, मार्केटिंग मिक्स जो है वो एक कम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट की क्वालिटीज और फीचर्स का, उसकी प्राइस का, जिस तरह से उसे प्रमोट और सेल किया जाता है और जहां जहां उसे बेचा जाता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, मार्केटिंग मिक्स। ये सब मार्केटिंग मिक्स में होता है, डी इसका राइट आंसर है। ये थे आज के एमजीटी 211 क्विज नंबर 4 के क्वेश्चन। आई होप से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एमजीटी 211 क्विज नंबर 5 की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जैसी ही वीडियो अपलोड होती है आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।